दोस्तों, आज हमारी कहानी है एक कैद चुड़ैल। एपिसोड 14। शाम हो चली थी। चारों ओर अंधेरा छाने लगा था, ठीक वैसे ही जैसे लोगों के भीतर छाया हुआ था। इस भयानक और अजीबोगरीब मौत ने सभी को भीतर तक हिलाकर रख दिया था। अब तक जो बातें लोगों को महज अफवाहें लग रही थीं, अब वो हकीकत बनकर सबके सामने आ चुकी थीं। लोग तरह तरह की बातें करते घूम रहे थे। हर कोई जल परी के लौटने की बात को पुख्ता मान चुका था और साथ ही तमाम तरह की मतों का बाजार गर्म था, जिसका केंद्र हमेशा की तरह रूही बन गई थी। मारिया मेम की बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल भेजा जा चुका था और पुलिस ने पूरे कॉलेज को फिलहाल के लिए सीज कर दिया था। कॉलेज में पुलिस के अलावा अगर कोई मौजूद था वो कॉलेज स्टाफ, टीचर्स, प्रिंसिपल भीमसेन जोशी और एकमात्र स्टूडेंट रूही। ग्रैनवुड फ्लोर पर बना प्रिंसिपल भीमसेन जोशी का बड़ा सा ऑफिस एकदम शांत था। हालांकि उसमें कई लोग गंभीर मुद्रा में बैठे और खड़े हुए थे। इंस्पेक्टर त्रिपाठी प्रिंसिपल सर की बड़ी सी टेबल सेटी के खड़े थे और भीमसेन जोशी जी अपनी कुर्सी पर सर पकड़े बैठे थे। साइड की कुर्सी पर रघुनाथ खट्टर जी थे, जिनकी आंखें नम थीं और उन्हीं के पास 2 कांस्टेबल खड़े थे, जबकि रूही त्रिपाठी जी के बिल्कुल सामने मुंह लटकाए हुए बैठी थी, जैसे मानो वो वहां हो ही नहीं बल्कि कहीं दूर विचारों के समुद्र में डुबकी लगा रही हो। आप हमसे क्या छुपा रही हैं? त्रिपाठी जी ने चश्मा उतारकर टेबल पर रखा और एक गहरी सांस लेते हुए आखिरकार खामोशी तोड़ी। मैंने आपसे कुछ भी नहीं छिपाया है पापा। नथिंग। रूही ने ख्यालों से बाहर निकलते हुए मासूमियत भरी आवाज में कहा। ऐसा 2 बार हो गया जब आप घटना की जगह मौजूद थीं। त्रिपाठी जी ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, क्या यह महज एक इत्तेफाक है? दोनों दफा हमारे अलावा भी वहां कई लोग मौजूद थे पापा। रूही ने जैसे उनको सही करना चाहा। लेकिन मारिया मैम ने सिर्फ तुम्हारा नाम लिया। क्यों? त्रिपाठी जी टेबल से उठते हुए सीधे हुए और 2 कदम आगे बढ़कर रूही के पास आ गए। क्या यह भी कोई इत्तेफाक है? मैं नहीं जानती इसकी वजह पापा। रूही परेशान दिख रही थी। वो पहली ही कई चीजों से परेशान थी और अब ये सवाल जवाब उसमें चिढ़ पैदा कर रहे थे। अवनी के साथ जो कुछ भी हुआ था वो मैंने पहले ही आपको सच सच बता दिया था, सब कुछ। हाँ, वो जल परी वाली बात। लेकिन सर, उसको तो हमने बस अफवाह। कांस्टेबल धीरेंद्र ने कहना शुरू ही किया था कि त्रिपाठी जी ने गुस्से से उसे देखा तो वो बीच में ही रुक गया। सॉरी सर। जलपरी, त्रिपाठी जी ने जैसे खुद से वो शब्द कहे हों। क्या कोई मुझे बताएगा कि यह जलपरी कौन है? और अगर यह कोई कहानी भर नहीं तो हमसे चाहती क्या है? त्रिपाठी जी ने चारों ओर नजर दौड़ाते हुए कहा। जलपरी कोई मनगढ़ंत फसाना नहीं बल्कि हकीकत है, रघुनाथ जी ने शालीनता से कहा और कुर्सी पर पीछे टिक गए। वर्षों से हम उसकी कहानियां सुनते आए हैं। दशकों तक उसे झील वाली चुड़ैल के नाम से जाना जाता था। कई हत्याओं और अजीबोगरीब घटनाओं के लिए वो मशहूर रही। हालांकि बाद के सालों में कुछ आद लोगों ने उससे बात करने का दावा किया। उनका कहना था कि वो खुद को जलपरी बुला रही थी और तभी से उसका नाम जलपरी मशहूर हो गया। कोई कहता है कि वो इस किले की राजकुमारी सुरीरत्ना की आत्मा है, तो कोई कहता है किसी कैदी की जिसको मीनार में कैद किया गया था। पूरी हकीकत कोई नहीं जानता, इसलिए बस यह किस्से चलते रहते हैं, जैसा कि रूही ने बताया। और अगर यह सच है कि जलपरी लौट आई है तो मौतें अभी और भी होंगी। रघुनाथ जी ने अपनी बात खत्म की और ऑफिस में कुछ पलों की खामोशी छा गई। त्रिपाठी जी ने जैसे ही कुछ बोलने के लिए मुंह खोला, रूही बोल पड़ी। पर मुझे लगता है कि मारिया मेम की मौत के पीछे जलपरी नहीं है। रूही उठी और खिड़की की ओर बढ़ गई। क्या मतलब है तुम्हारा? त्रिपाठी जी ने उलझते हुए रूही को देखा। वो कोई और है, पता नहीं कौन, लेकिन जलपरी तो नहीं है। रूही ने खिड़की के शीशे से दूर कहीं देखते हुए कहा। त्रिपाठी जी बस खामोशी से उसको घूरते रहे, जैसे पूछना चाहते हो कि तुम ये सब इतने यकीन से कैसे कह सकती हो। लेकिन वो बस चुप रहे और बाकी लोगों की आंखों में देखने लगे। सर,
कांस्टेबल धीरेंद्र हिचकिचाते हुए धीरे से बोला। तो त्रिपाठी जी ने हम में सर हिला दिया। माधो सिन्हा के बारे में एक दो बातें पता चली हैं। वो एक पल के लिए ठहरा। उसकी एक बेटी भी है जो इसी कॉलेज में पढ़ती है, और सर उन दोनों को किसी बात पर कहासुनी करते हुए भी देखा गया है। उसकी बेटी और यहीं पढ़ती है? त्रिपाठी जी ने जैसे खुद से सवाल किया। क्या नाम है लड़की का? उन्होंने धीरेंद्र की ओर उत्सुकता से देखा। वो एक स्विमर है सर। वो कुछ, हाँ, विकांक्षा, धीरेंद्र ने याद करते हुए कहा। तो रूही ने तेजी से पलटते हुए उनकी ओर देखा। ना जाने क्यों उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। वो हैरानी से उनको देखने लगी। तुम्हें याद है वो भी कुछ आत्माएं, शैतान जैसी बातें कर रहा था? त्रिपाठी जी ने धीरेंद्र से पूछा तो रूही के कान खड़े हो गए। हाँ सर, कुछ तो वो जरूर जानता है इस बारे में, धीरेंद्र ने समझदारी दिखाते हुए कहा। तो फिर चूहे को बिल से निकालो और लटका दो थाने में लाकर, त्रिपाठी ने पर रख लिया। उन्होंने अफसोस में डूबे प्रिंसिपल से कुछ देर बातें की और फिर रूही को लेकर निकल गए। अगली सुबह क्वींस हाउस कॉलेज के लिए बहुत भारी थी। एक मनहूस सी उदासी हवाओं में फैली हुई थी। पूरा कॉलेज बड़े से मैदान में खड़ा हुआ था और सामने की कतार में सारे टीचर्स और प्रिंसिपल भीमसेन जोशी मौजूद थे। स्टूडेंट्स की संख्या आज बाकी के दिनों से लगभग आधी थी और इस बात में कोई रॉकेट साइंस नहीं था कि इसका कारण क्या था। रूही और उसके दोस्त आज कतार में सबसे आगे खड़े हुए थे। प्रिंसिपल एक कदम आगे आए और एक पल ठहरते हुए सबको संबोधित करते हुए बोले, डियर स्टूडेंट्स एंड टीचर्स। उन्होंने सभी पर एक गहरी नजर डाली और आगे कहा, यह बेशक सबसे मुश्किल वक्त है। कल जो भी कुछ हुआ उसने हम सभी को भीतर तक झकझोर कर रख दिया है। मारिया जी हमारे कॉलेज के छोटे से परिवार का अनभिज्ञ हिस्सा थीं। उनके कॉलेज के लिए दिए गए योगदान को हमेशा याद किया जाएगा। उनकी आवाज भर्रा गई। वो खुद को संभालते हुए आगे बोले, मैं आप लोगों को आज कोई झूठी तसल्ली नहीं दूंगा, बल्कि जो कुछ हुआ वो आप भली भांति जानते हैं। एक अनदेखी मौत हमारे सरों पर मंडरा रही है और हम बस पहेलियों में उलझे हुए हैं। चारों ओर बुदबुदाहटें शुरू हो गईं। कहते हैं कि जब धुंध बढ़ जाए तो रुक जाना चाहिए, और वही हम करने जा रहे हैं। पुलिस अपना काम पूरी ईमानदारी से कर रही है, लेकिन सच कहूं तो सिर्फ उनसे उम्मीद रखना बेमानी होगा। हमें आप सभी के सहयोग की भी जरूरत है। अगर कोई भी स्टूडेंट कुछ भी जानता है तो वह हमारी मदद करे, उन्होंने कहा और फिर रूही की आंखों में देखा। आज कॉलेज को उसके हीरोज की सबसे ज्यादा जरूरत है। प्लीज हमारी मदद करो। उनकी आंखों में पानी तैर गया। उन्होंने खुद को संभालते हुए सामने देखा और ऊंची आवाज में आगे कहा, मुझे उम्मीद है कि एक बार का प्लीज काफी होगा। भरोसा रखें, यह अंधकारमय रात जल्द ही गुजर जाएंगी और फिर से एक नया सबेरा होगा। लेकिन तब तक के लिए उन्होंने एक लंबी गहरी सांस ली और मजबूत दिखने की कोशिश की। हमें एक सप्ताह का अल्टीमेटम दिया गया है। अगर कातिल पकड़ा गया और चीजें सही हो गईं तो ठीक है, वरना कॉलेज अनिश्चित काल के लिए बंद कर दिया जाएगा। चारों ओर तेज आवाजें होने लगीं। सभी शांत रहें, अभी हमेशा की तरह सभी क्लासेस होंगी, और एक बात, कुछ स्टूडेंट्स जिन्हें कुछ काम हो वो थोड़ा अधिक देर तक रुक सकते हैं। उन्होंने आखिरी लाइंस रूही की तरफ देखते हुए कही थीं, और इसी के साथ उन्होंने अपनी स्पीच खत्म की और सभी स्टूडेंट्स इधर उधर जाने लगे। रूही ने अपने दोस्तों की आंखों में देखा। वो भी परेशान दिख रहे थे, लेकिन रूही की आंखें किसी और को ढूंढ रही थीं। उसने सभी तरफ देखा, लेकिन विकांक्षा कहीं नहीं दिखी। हे, रूही ने मुड़कर देखा तो ध्रुव खड़ा हुआ था। ओ हाय, रूही ने नकली मुस्कान होठों पर लाते हुए पर रख लिया। उन्होंने अफसोस में डूबे प्रिंसिपल से कुछ देर बातें की और फिर रूही को लेकर निकल गए। अगली सुबह क्वींस हाउस कॉलेज के लिए बहुत भारी थी। एक मनहूस सी उदासी हवाओं में फैली हुई थी। पूरा कॉलेज बड़े से मैदान में खड़ा हुआ था और सामने की कतार में सारे टीचर्स और प्रिंसिपल भीमसेन जोशी मौजूद थे। स्टूडेंट्स की संख्या आज बाकी के दिनों से लगभग आधी थी और इस बात में कोई रॉकेट साइंस नहीं था कि इसका कारण क्या था।
रूही और उसके दोस्त आज कतार में सबसे आगे खड़े हुए थे। प्रिंसिपल एक कदम आगे आए और एक पल ठहरते हुए सबको संबोधित करते हुए बोले, डियर स्टूडेंट्स एंड टीचर्स। उन्होंने सभी पर एक गहरी नजर डाली और आगे कहा, यह बेशक सबसे मुश्किल वक्त है। कल जो भी कुछ हुआ उसने हम सभी को भीतर तक झकझोर कर रख दिया है। मारिया जी हमारे कॉलेज के छोटे से परिवार का अनभिन्न हिस्सा थीं। उनके कॉलेज के लिए दिए गए योगदान को हमेशा याद किया जाएगा। उनकी आवाज भर्रा गई। वो खुद को संभालते हुए आगे बोले, मैं आप लोगों को आज कोई झूठी तसल्ली नहीं दूंगा, बल्कि जो कुछ हुआ वो आप भली भांति जानते हैं। एक अनदेखी मौत हमारे सरों पर मंडरा रही है और हम बस पहेलियों में उलझे हुए हैं। चारों ओर बुदबुदाहटें शुरू हो गईं। कहते हैं कि जब धुंध बढ़ जाए तो रुक जाना चाहिए, और वही हम करने जा रहे हैं। पुलिस अपना काम पूरी ईमानदारी से कर रही है, लेकिन सच कहूं तो सिर्फ उनसे उम्मीद रखना बेमानी होगा। हमें आप सभी के सहयोग की भी जरूरत है। अगर कोई भी स्टूडेंट कुछ भी जानता है तो वह हमारी मदद करे, उन्होंने कहा और फिर रूही की आंखों में देखा। आज कॉलेज को उसके हीरोज की सबसे ज्यादा जरूरत है। प्लीज हमारी मदद करो। उनकी आंखों में पानी तैर गया। उन्होंने खुद को संभालते हुए सामने देखा और ऊंची आवाज में आगे कहा, मुझे उम्मीद है कि एक बार का प्लीज काफी होगा। भरोसा रखें, यह अंधकारमय रात जल्द ही गुजर जाएंगी और फिर से एक नया सबेरा होगा। लेकिन तब तक के लिए उन्होंने एक लंबी गहरी सांस ली और मजबूत दिखने की कोशिश की। हमें एक सप्ताह का अल्टीमेटम दिया गया है। अगर कातिल पकड़ा गया और चीजें सही हो गईं तो ठीक है, वरना कॉलेज अनिश्चित काल के लिए बंद कर दिया जाएगा। चारों ओर तेज आवाजें होने लगीं। सभी शांत रहें। अभी हमेशा की तरह सभी क्लासेस होंगी, और एक बात, कुछ स्टूडेंट्स जिन्हें कुछ काम हो वो थोड़ा अधिक देर तक रुक सकते हैं। उन्होंने आखिरी लाइंस रूही की तरफ देखते हुए कही थीं, और इसी के साथ उन्होंने अपनी स्पीच खत्म की और सभी स्टूडेंट्स इधर उधर जाने लगे। रूही ने अपने दोस्तों की आंखों में देखा। वो भी परेशान दिख रहे थे, लेकिन रूही की आंखें किसी और को ढूंढ रही थीं। उसने सभी तरफ देखा, लेकिन विकांक्षा कहीं नहीं दिखी। हे, रूही ने मुड़कर देखा तो ध्रुव खड़ा हुआ था। ओह हाय, रूही ने नकली मुस्कान होठों पर लाते हुए स्वीकार करते हुए कह दिया, और तुम बताओ, तुम्हें मिल रहा है ना सुकून? जल्दी ही मिलेगा। ध्रुव ने गुस्से से दांतों को भींच लिया। गुड, क्या मैं अब जा सकती हूं? रूही ने दोनों हाथ कमर पर रखते हुए उसकी आंखों में देखा तो वो बिना कुछ कहे सामने से हट गया। सुबह के 11 बज चुके थे, लेकिन कोई भी स्टूडेंट क्लास में नहीं था, और जाहिर था कि ऐसे माहौल में ना तो किसी को पढ़ने में दिलचस्पी थी और ना ही किसी को पढ़ाने में। सभी स्टूडेंट्स अपने अपने ग्रुप्स के साथ बैठे बातों में मशगूल थे। रूही उस दिन जिधर से भी निकलती सभी नजरें उस पर टिक जाती, और अंततः थक हार कर उसने इस सब से बचने का एक अच्छा तरीका ढूंढ किया। वो हल्के सर्द मौसम की कमजोर सी धूप थी। धीमी धीमी हवा चल रही थी और रूही कॉलेज की छत पर खड़ी बगल में बने विशाल किले को निहार रही थी। उसके हल्के सुनहरे बालों की एक लट हवा के साथ खेलती हुई उसको परेशान कर रही थी। उसने जेब से फोन निकाला और किले की कुछ तस्वीरें ली और फिर से उसे जीन्स में रखते हुए सामने की ओर देखने लगी। जब से उसने इस किले में रहने वाले विकांक्षा के बाप के बारे में सुना था, तब से उसकी उत्सुकता इसके लिए अचानक से बढ़ गई थी। वो लंबे समय से विकांक्षा के चेहरे पर फैली परेशानी को महसूस करती रही थी, लेकिन कभी भी उसके पीछे का कारण नहीं जानती थी। लेकिन जब रात उसने वो बातें सुनी, उसका मन विचलित हो उठा। ना जाने क्यों उसको लगने लगा जैसे वो जरूर कुछ ना कुछ जानता होगा। जब नजदीक से कुछ नहीं दिखता तो मैं भी अक्सर चीजों को दूर से देखना पसंद करता हूं। दाईं ओर से आई आवाज पर रूही ने मुड़ते हुए देखा तो रघुनाथ खट्टर जी खड़े हुए थे और सामने बने किले को निहार रहे थे। हेलो सर, रूही ने मुस्कुराने की कमजोर कोशिश की। हेलो रूही, जब लोग अपने दोस्तों के साथ हैं और तुम यहां अकेली क्या कर रही हो? रघुनाथ जी ने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, वाह, वो बस मुझे थोड़ा अकेले में वक्त चाहिए था।
रूही ने हिचकिचाते हुए बताया तो उन्होंने हम्म में सिर हिला दिया और कुछ देर को खामोशी फैल गई। जब वो आखिरी बार मुझसे मिली थीं तो सब कुछ रोज की तरह नॉर्मल ही था। उन्होंने तुम्हारे मैच के बारे में बात की, वो खुश थीं, उन्हें लगता था कि तुम ही जीतोगी। एक कोच की नजर। वो रूखी हंसी हंस दिए और सामने देखने लगे। तब कौन जानता था कि वो हमारी आखिरी मुलाकात होगी। उनकी आवाज भर्रा गई। सर, रूही ने धीरे से कहते हुए रघुनाथ जी के कंधे पर हाथ रखा तो उन्होंने खुद को संभालते हुए उसकी ओर देखा। मैं तुम्हारी जीत के लिए खुश हूं, रघुनाथ जी ने मजबूत दिखते हुए कहा और एक चाबियों का गुच्छा उसके सामने लटका दिया। लेकिन मुझे इससे बड़ी जीत चाहिए रूही। रूही ने तुरंत उनकी आंखों में देखा। उनका चेहरा सख्त था। ये पूरे कॉलेज और किले की सेकंड चाबियां हैं, शायद तुम्हें इनकी जरूरत पड़े। उन्होंने चाबियों का गुच्छा रूही को पकड़ाते हुए कहा। सर, मुझे ना मंजिल का पता है और ना ही रास्तों का। मैं बस अंधेरे में तीर चलाने की कोशिश कर रही हूं। रूही ने उनकी ओर फैक्र से देखते हुए कहा। कर रूही, ना तो मैं तुम्हारे पापा की तरह सवाल जवाब करूंगा और ना ही पूछूंगा कि आखिर चल क्या रहा है, क्योंकि मुझे मालूम है कि क्या जवाब मिलेंगे। रघुनाथ जी ने उसकी ओर शांति से देखते हुए कहा। लेकिन मैं तुमसे बस एक चीज कहना चाहता हूं कि मेरी कहीं भी जरूरत पड़े तो मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं। थैंक यू सर, इस सब के लिए। रूही ने चाबियों को देखते हुए मुस्कुरा कर कहा तो उन्होंने भी होठों पर फीकी मुस्कान बिखेरी और जाने के लिए मुड़ गए। रघु सर, रूही ने तेजी से कहा तो उन्होंने मुड़कर उसकी ओर देखा। हमने जलपरी को कैद कर दिया है। जब उन्होंने हैरानी से रूही की ओर देखा तो उसने जल्दी से आगे जोड़ा। मेरा मतलब एक बाबा जी की मदद से हमने उसे कैद कर दिया है और शायद वो जा चुकी है। लेकिन जब आखिरी बार हम दोनों की नजरें टकराईं तो उसने मुझे दोस्त कहकर पुकारा था। रूही एक पल के लिए ठहर सी गई। उसने गंभीर दिख रहे रघुनाथ जी की ओर देखा और आगे कहा। उसकी आंखों में मैंने एक भरोसा देखा था जो शायद मेरे लिए था, जैसे वो मुझे दोस्त कह रही हो। रूही ने अपनी बात कही और रघु जी की ओर उम्मीद की नजरों से देखने लगी। यकीनन दोस्ती दुनिया की सबसे खूबसूरत चीजों में से एक है। रघुनाथ जी ने माथे पर लकीरें लाते हुए रूही की ओर देखा। और मैं अपने दोस्तों पर यकीन करता हूं। हां, वो बस भूत नहीं होते। वो किसी उलझन में खड़ी रूही को देखते रहे और फिर धीरे धीरे कदमों से वहां से ओझल हो गए। शाम होने में अभी थोड़ा वक्त था। कॉलेज ऑफ हो चुका था, लेकिन उससे पहले ही ज्यादातर स्टूडेंट्स जा चुके थे। डर का हाल ये था कि हॉस्टल में रहने वाले 1/3 से ज्यादा स्टूडेंट्स घरों को जा चुके थे। कॉलेज में इस समय कुछ इक्का दुक्का लोग ही बाकी थी, जो धीरे धीरे कम हो रहे थे। रूही और उसके दोस्त कॉलेज के मैदान में बैठे हुए थे। जलपरी के जाने से उनकी जिंदगी में जो थोड़े से खुशी के पल आए थे, वो मारिया मेम की घटना के बाद फुर्र बनकर उड़ चुके थे। सभी लोगों की जुबान पर बस एक ही सवाल था कि अगर जलपरी नहीं तो फिर कौन, और इसका जवाब कोई नहीं जानता था। लेकिन उसने ये क्यों कहा कि तुम मुझसे हार गईं? दिव्या ने परेशान दिखते हुए रूही से पूछा। शायद इसीलिए कि हम इतनी कोशिशों के बाद भी उसको रोक नहीं पाए, रूही ने मायूसी से कहा। या शायद इसीलिए कि हमने किसी और को अपना शिकार बना लिया है। तुम्हें सच में लगता है कि उन सभी हत्याओं के पीछे जलपरी नहीं बल्कि यही? और ललित की ओर मुड़ते हुए बोला। ललित, सभी के लिए चाय बोल दो ना यार, सर दर्द से फटा जा रहा है, उसने कहा तो ललित ओके बॉस कहता हुआ तेजी से चला गया। हां, क्योंकि जलपरी इस बार कैद थी और फिर भी एक घटना घटी, तो हो सकता है कि पिछली बार भी जलपरी उन मौतों का कारण ना हो, रूही ने तर्क देते हुए कहा। यानी एक नहीं दो चुड़ैल, जॉन ने नाक सिकोड़ते हुए कहा। और उसने कहा कि अगली बार सामने से मिलेंगे। सामने से उसका क्या मतलब था? उसने भौहें उठाकर डर से उनकी ओर देखा। सामने से मतलब चुड़ैल वाले शरीर के साथ, ललित ने समझदारी से बीच में बोलते हुए कहा और चाय की ट्रे उनके सामने रखते हुए बैठ गया। तो अब हम क्या करेंगे? उसकी चेतावनी को यूं ही नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, विक्रांत ने गंभीर दिखते हुए कहा। उसका सामना करेंगे और क्या, लेकिन इस बार अकेले नहीं, रूही ने ठंडी आवाज में कहा और चाय का कप उठाकर होंठों से लगा दिया।
जल परी के लौटने का वक्त आ गया है। वॉट? जस्ट से ईट अगेन? जॉन ने उसकी ओर मुड़ते हुए खा लेने वाली नजरों से देखा। जॉन, हम नहीं जानते मौतों के पीछे कौन है, लेकिन अब इतना जानते हैं कि वो जलपरी नहीं थी। और आखिरी बार तुम लोगों ने सुना था ना उसे, उसने दोस्त कहा था। रूही ने कुछ सोचते हुए उम्मीद की नजरों से सबको देखा। हो सकता है कि वो हमारी कुछ मदद कर सके। वो एक ट्रेप भी तो हो सकता है रूही। दिव्या ने उलझन और परेशानी से उसकी ओर देखा। और एक चुड़ैल पहले ही हमारे सरों पर बैठी है, दूसरी को आजाद नहीं कर सकते। नेवर। विक्रांत ने भी नाम में अपना सिर हिलाया। मेरी तो वो पहले ही दुश्मन बनी हुई है, ललित ने पतली आवाज में अफसोस से कहा। देखा था ना कैसे उसने मुझे उल्टा लटका दिया था। ओहो गाइज, कम ऑन। मेरा दिल कह रहा है कि वो हमारे काम आ सकती है, यकीन करो मेरा, रूही ने सबको मनाते हुए कहा। वो पहले भी तो आजाद थी ना, तो एक बार और सही। लेकिन जरा सोचो, अगर उस दिन वो अवनी की मदद के लिए वहां आई हुई तो, और हमने क्या किया था, उसको भगा दिया और अवनी मारी गई। रूही की इस बात से सभी प्रभावित दिखाई दे रहे थे और उलझी नजरों से एक दूसरे को देख रहे थे। विक्रांत प्लीज, रूही ने विक्रांत की आंखों में देखते हुए कहा। हमें थोड़े अलग फैसले लेने होंगे, इससे पहले कि दुश्मन हम तक पहुंचे, हम दुश्मन तक पहुंच जाते हैं, उसने जोश भरते हुए सबसे कहा और दाहिना हाथ आगे कर दिया तो सभी कुछ पलों के लिए सोचने लगे। ओके देन, लेट्स डू दिस, विक्रांत ने संकल्पित दिखते हुए कहा और उसके हाथ पर हाथ रख दिया। तो फिर बाकी सभी भी चाहे अनचाहे मन से यही किया। ओके सो प्लान क्या है? जॉन ने रूही की ओर देखते हुए पूछा। प्लान यह है कि हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है। तुम मेरे साथ पास वाले किले में छानबीन करने चलोगे, क्योंकि मुझे उसके बारे में कुछ मालूम चला है और शायद हमें कुछ काम की जानकारी मिल जाए। रूही ने समझाते हुए एक चाबियों का गुच्छा उनके सामने लहराया तो सब हैरानी से उसे देखने लगे। और बाकी दिव्या और ललित विक्रांत के मिलकर जलपरी को आजाद करने झील जाएंगे। वो रस्सी पत्थर से बंधी रह गई थी, यानी काम में ज्यादा दिक्कत नहीं आनी चाहिए। रूही ने अपनी बात पूरी करते हुए कहा तो उन्होंने हम्म में सिर हिला दिया। ठीक है, तो फिर अंधेरा होने वाला है, हमें अभी निकलना होगा, विक्रांत ने उठते हुए कहा। तो बाकी सब भी एक एक कर उठने लगे। हम लौटकर तुम्हारे पास आएंगे, अगर तुम जल्दी फ्री हो जाओ तो फिर यहीं मिलना, वरना हम लोग अंदर आ जाएंगे, विक्रांत ने कहा और फिर लोग जाने के लिए मुड़ने लगे। विक्रांत, रूही ने पूछे से आवाज लगाई तो वो पीछे मुड़कर देखने लगे। हम सिर्फ अनुमान लगा सकते हैं, लेकिन फिर भी वो एक चुड़ैल है और इस समय गुस्से में भी होगी, तो प्लीज अपना और बाकी सबका ख्याल रखना। और रूही के शब्द लड़खड़ा गए। प्लीज जिंदा लौटना, अब किसी और को खोने की हिम्मत नहीं है मुझ में, उसने होठों पर नकली मुस्कान लाते हुए कहा था, लेकिन आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था। हम मरने नहीं जा रहे पागल, विक्रांत भी हंस दिया। तुम फिक्र ना करो, बस अपना ख्याल रखना, कोई भी जगह सेफ नहीं है, अगर कुछ भी अजीब लगे तो फौरन बाहर निकल आना, विक्रांत ने कहा। तो रूही ने हम्म में सिर हिला दिया और आखिरकार सभी ने एक दूसरे को गुड लक बोलते हुए जल्दी मिलने के वादे के साथ विदा ली। विक्रांत, दिव्या और ललित जा चुके थे और रूही जॉन के साथ मैदान में बैठी हुई किले में दाखिल होने के सही वक्त का इंतजार कर रही थी। कुछ देर गुजरने के बाद आखिरकार वो कॉलेज और किले के बीच बनी लोहे की मोटी ग्रिल्स के पास पहुंच गए। रूही ने उसमें बने गेट में बदल बदल कर चाबियां लगाई और अंततः एक खट के साथ लॉक खुल गया। जॉन ने दरवाजा खोला और भीतर दाखिल हो गया। रूही न जाने क्या सोचती हुई वहीं खड़ी हो गई। जॉन ने परेशानी से उसे देखा। क्या हुआ, जल्दी चलो, जॉन ने धीरे से पूछा। तो रूही ने 1 मिनट कहते हुए तुरंत फोन निकाल लिया। वो कुछ देर यूं ही उसकी स्क्रीन को देखती रही और फिर एड प्रिंसेस वाला फेक अकाउंट ओपन करके विक्रांत को मैसेज कर दिया। जॉन उलझन से कमर पर हाथ रखे उसे घूर रहा था और रूही होंठ चबाते हुए फोन में नजरें गड़ाए हुए थी।
और तभी विक्रांत का जवाब आ गया। रूही, हाय विक्रांत। विक्रांत, ओ हाय प्रिंसेस, व्हाट अ सरप्राइज। कहाँ थी इतने दिनों से और कैसी हो? रूही, मैं ठीक हूं विक्रांत, मुझे कुछ कहना है तुमसे। वो सीधे मुद्दे की बात पर आई। विक्रांत, हाँ कहो ना। रूही, पता नहीं फिर मौका मिले या नहीं, तो सोचा कह देती हूं। आई एम इन लव विद यू विक्रांत। उसने अपने दिल की बात कह दी। कई पलों के लिए विक्रांत का कोई जवाब नहीं आया। रूही जानती थी कि वो सदमे में होगा, खुशी के सदमे में। विक्रांत, मैं भी तुम्हें प्यार करता हूं प्रिंसेस, बहुत ज्यादा। क्या हम लोग कल मिलें? मुझे तुम्हें देखना है, तुमसे सामने से बातें करनी है, तुम्हें और जानना है। उसके रिप्लाई को देख रूही के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान फैल गई, तो जॉन ने उसे अजीब नजरों से घूरा। रूही, अभी नहीं विक्रांत, पर हम जल्दी मिलेंगे, सही वक्त का इंतजार करो। अब मैं चलती हूं, मुझे जल्दी है। विक्रांत, रुको प्लीज। प्रिंसेस, ये कोई ख्वाब तो नहीं है ना? रूही एक पल के लिए थमसी गई। रूही, चलती हूं, बाय। उसने बिना उसके जवाब का इंतजार किए फोन अपनी जेब में रखा और मुंह फुलाए खड़े जॉन की ओर देखा। उसने मुस्कुराते हुए सॉरी बोला और दोनों किले में दाखिल हो गए। अंधेरा गहरा हो चुका था और घने जंगल के बीचों बीच विक्रांत और उसकी टीम झील पर पहुंचकर अपने काम में जुट चुकी थी। विक्रांत पेड़ पर लटकी रस्सी को नीचे लेकर आया और फिर तीनों उसे पूरी ताकत के साथ खींचने लगे। ऐसा लग रहा था जैसे पिछली बार के मुकाबले में उसका वजन 2 गुना हो चुका था, लेकिन वो लगातार उसको खींचते रहे और धीरे धीरे वो थोड़ा खिसकता हुआ दिखाई देने लगा। विक्रांत सबसे पीछे था, फिर दिव्या और सबसे आगे ललित था। उनके हाथों में दर्द होने लगा था, लेकिन वो एक भी पल खराब करने के मूड में नहीं लग रहे थे। वो लगातार उसे खींचते रहे जब तक कि किनारे पर पत्थर चमकने ना लगा। विक्रांत के चेहरे पर एक खुशी दिखाई देने लगी। दिव्या, मैं क्या कह रहा हूं, तुम मेरे आगे आ जाओ। पत्थर को देख ललित कांपती आवाज में बोला। लेकिन क्यों? बस कुछ देर और निकल चुका। दिव्या ने उसकी बात को हवा में उड़ाते हुए कहा और रस्सी को खींचने लगी। नहीं, वो बात नहीं है। दरअसल जलपरी का मुझे देखते ही मूड खराब हो जाता है। ललित ने डरते हुए मासूमियत से उसकी आंखों में देखा। ललित, रस्सी खींचते रहो, विक्रांत ने ऊंची आवाज में कहा तो वो बुझे मन से बुदबुदाया। ओके बॉस, उसने कहते हुए रस्सी जो खींचना शुरू कर दिया। उनकी मेहनत रंग ला रही थी। पहले पत्थर और फिर उसके पीछे वो जाल दिखाई देने लगा जिसमें जलपरी कैद थी। वो धीरे धीरे उसको खींचते रहे और अंततः जाल झील के किनारे पर था। उन्होंने रस्सी नीचे फेंकी और धीरे धीरे कदमों से जाल की ओर बढ़ने लगे। उसमें जलपरी उलझी हुई पड़ी थी, जैसे बेहोशी की हालत में कोई हो। क्या वो मर गई बॉस? ललित ने पतली कांपती आवाज में उसके भयानक चेहरे को देखते हुए कहा। बेवकूफी वाली बातें ना किया करो, विक्रांत ने गुस्से से कहा। नेट कट्टर दो और थोड़ा पीछे हट जाओ, उसने कहा और जाल के बिल्कुल नजदीक जाते हुए उस पर झुक गया। डर से उसका गला सूख चुका था और हाथ जैसे कांप रहे थे। उसने तेजी से जाल काट दिया और खींचकर उससे अलग कर दिया। सभी तेजी से पीछे हटे और एक दूसरे का हाथ पकड़कर उसे देखने लगे। कुछ देर बाद वो हल्की हिलती हुई दिखाई दी और फिर अचानक गायब हो गई। उन्होंने हैरानी से एक दूसरे को देखा और फिर कॉलेज की ओर दौड़ लगा दी। दूसरी ओर रूही और जॉन ऐतिहासिक और विशालकाय किले में घूम रहे थे। दशकों से बंद होने के बावजूद भी उनकी आंखें उसकी भव्यता देखकर हैरानी से खुली हुई थीं। चारों ओर ऊंचे ऊंचे दरवाजे, सुंदर स्थापत्य कला, दीवारों और प्राचीरों पर बेहतरीन नक्काशी, रंग रोगन और खूबसूरत शिल्पकारी। लाल बलुए पत्थर से बना से वो किला बेहतरीन कला के नमूनों में से एक था। उसके बड़े बड़े कक्ष और भव्य हॉल अपने प्राचीन और उत्कृष्ट काल की गाथा सुना रहे थे। सो ब्यूटीफुल, जॉन ने उस पर मोहित होते हुए कहा, जैसे उसकी सुंदरता में खो सा गया था। इसको देखकर पता चलता है कि हमारे कॉलेज को कितना बर्बाद किया गया है, रूही ने उसकी आलिशान छत को निहारते हुए कहा। वो घूमते हुए मुख्य हॉल की सामने की दीवार तक पहुंच गए, जहां कभी राजा का तख्त हुआ करता था। उसके ठीक पीछे
ऊपर की ओर एक बड़ी सी पेंटिंग लगी हुई थी जिसमें राजा, उनकी पत्नी, 3 बेटे और 1 बेटी मौजूद थी। उसने राजा जय सिम्हा द्वितीय के रौबदार चेहरे को देखा और फिर उस लड़की पर उसकी नजर ठहर गई। राजकुमारी सूरीरत्ना? जॉन ने उसके खूबसूरत चेहरे को निहारते हुए पूछा। हम शायद वही है, रूही ने उसके नैन नक्श को गौर से देखते हुए कहा। खूबसूरत चमकीले लिबास, काले घने चोटी में गुथे बाल जो आगे पड़े थे, बड़ी कत्थई आंखें, ऊंची नाक और पतले गुलाबी होंठ जिन पर हल्की मुस्कान बिखरी हुई थी। वो हल्की धूल चढ़ी पेंटिंग में भी इतनी सजीव लग रही थी मानो कोई परी सामने खड़ी मुस्कुरा रही हो। कितनी खूबसूरत है! रूही से बिना तारीफ किए खुद को नहीं रोक पाई। किसने सोचा होगा इतनी खूबसूरत लड़की एक बदसूरत चुड़ैल बन जाएंगी? जॉन ने अफसोस जताते हुए कहा और मुड़कर बाकी चीजों को देखने लगा। रूही आगे बढ़ गई और काफी देर यूं ही उनकी छानबीन चलती रही। रूही अकेली बढ़ती हुई एक गैलरी में मुड़ गई और आगे चलती रही। तभी अचानक उसकी नजर एक पुराने दरवाजे पर पड़ी जो बाकी के दरवाजों की तुलना में ज्यादा इस्तेमाल किया हुआ लग रहा था। उसने गौर किया कि उसके अलावा बाकी सभी दरवाजों पर ताला लगा हुआ था, या शायद फिर कोई जल्दी में भूल गया था। रूही ने हल्के हाथ से उसे धकाया तो वो खुल गया। उसने जॉन को आवाज लगाई और उसके अंदर चली गई। कुछ कदम बढ़ते ही नीचे की ओर सीढ़ियां जा रही थीं, जिसमें रूही धीरे धीरे उतरती रही। बीच में थोड़ा अंधेरा आया और फिर नीचे जाकर कमजोर सी रोशनी फैली हुई थी। उसने देखा वो कोई बड़े तहखाने जैसा था, जहां जगह जगह कई सारे पुराने नक्काशीदार स्तंभ बने हुए थे। कहीं कहीं कुछ पुराने लाल पत्थरों के पतले कटे टुकड़े रखे हुए थे और पुराने दौर की कुछ चीजें इधर आधर पड़ी हुई थीं। उसके दीवारों पर अंगीठियां बनी हुई थीं, जिनमें जलती आग से चारों ओर उजाला फैला हुआ था। जाहिर था वहां कोई आता जाता था। रूही ने अपनों कदमों की आहट हल्की कर ली और आंखें और कान चौकन्ने कर ली। वो उस विशाल हॉलनुमा तहखाने में आगे बढ़ती चली गई और एक स्तंभों के बीच में चकोर बनी जगह पर ठहर गई। उसके सामने कुछ अधबने कमरे और उनकी टूटी हुई खिड़कियां थीं, जिनका आधा शीशा गायब था। रूही ने एक पल रुकते हुए चारों ओर देखा और फिर कमरे में भीतर चली गई। अंदर का नजारा देखकर वो हैरान रह गई। उसके भीतर दीवार में रोशनी के लिए अंगीठी जल रही थी और सामने एक बड़ा सा तिकोने जैसा सफेद पत्थर था जो जगह जगह से खून से लाल हुआ पड़ा था। उस पर अजीब तरह के निशान पड़े हुए थे। उसके ठीक सामने कोई छोटा सा गड्ढा था जिसमें ना जाने क्या अजीबोगरीब रखा हुआ था, और उसके ठीक बगल में एक इंसानी कंकाल की खोपड़ी रखी हुई थी। उसने वहां बहुत सी ऐसी चीजें देखी जो उसकी समझ से परे थीं। वहां हवा में एक अजीब सी मनहूसियत फैली हुई थी। अचानक रूही की नजर कोने में पड़ी एक जर्सी पर गई जो कॉलेज के स्विमिंग सूट की थी। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। वो उसकी ओर लपकी और उसको उठा लिया। उसने जल्दी से उसके पीछे लिखे नाम को देखा और देखते ही उसकी आंखें खौफ से चौड़ी हो गईं। उसमें बड़े बड़े शब्दों से उस तैराक का नाम लिखा हुआ था। आर्याना रूही बाहर जाने के तेजी से मुड़ी और कमरे से बाहर आते ही दौड़ लगानी चाहिए। वो हड़बड़ाहट में लड़खड़ाकर नीचे गिर पड़ी और तभी एक भयंकर आवाज गूंजी। रूही, डर तो नहीं लग रहा है ना? उस आवाज को सुनते ही रूही के चेहरे का रंग सफेद पड़ गया। उसने तुरंत गिरे गिरे ही मुड़कर देखा तो वहां कोई नहीं था। कौन? उसने चारों ओर देखते हुए कहा और सिकुड़ते हुए थोड़ी सी पीछे की ओर खिसकी। तो आखिर हमारी मुलाकात हो ही गई। एक बार फिर वही ठंडी और भयंकर आवाज गूंजी जो अंधेरे कोने से धीरे धीरे निकल कर आ रही थी। रूही आंखें फाड़े उस कोने में घूरने लगी और फिर उसे कोई अक्स दिखाई देने लगा जो लगातार उसकी ओर बढ़ रहा था। पहले उसकी चमकती लाल आंखें दिखाई दीं और अजीबो गरीब सा शरीर। वो ऊपर से नीचे तक एक काली धुंध का बना हुआ था। उसके हाथ पैरों के आकार साफ दिखाई दे। हालात हो गई है। उसने खुद के धुंध भरे शरीर को देखते हुए ठंडी आवाज में कहा, लेकिन यह जल्द ही पहले जैसा हो जाएगा। मुझे बस कुछ और आत्माएं चाहिए। तुम हमसे चाहते क्या हो? रूही तेजी से चिल्लाई। उसके होंठ डर और गुस्से से कांप रहे थे, लेकिन वो डर कर भागी नहीं।
ब्लकी उठकर उसके सामने खड़ी हो गई। उसने दोनों हाथ कस के भींच रखे थे और किसी भी पल शिकार बनने के लिए तैयार थी। तुम बेगुनाहों की हत्याएं कर रहे हो। क्यों? उद्देश्य? वो परछाई एक कदम आगे आई और ठंडी आवाज गूंजी, मेरे उद्देश्य तो हमेशा से साफ है रूही। इससे पहले रूही कुछ बोलती बाईं ओर से जॉन की चिल्लाने की आवाज आई। उसने देखा तो वो उसकी ओर दौड़ता चला आ रहा है। एक पल के लिए रूही के चेहरे का राहत दिखी थी। कौन हो तुम? मेरी दोस्त से दूर रहो। जॉन गुस्से से उसकी ओर लपका, लेकिन इससे पहले कि वो उनके पास पहुंचता वो हवा में उठा और धाड़ की तेज आवाज के साथ पीछे स्तंभ से जा टकराया। वो अधमरा सा कर रहाया और अगले ही पल एक ओर लुढ़क गया। जॉन नन्नन! रूही चिल्लाई और उसकी ओर दौड़ना चाहा, लेकिन वो भी हवा में झूल गई जैसे किसी ने पकड़ लिया हो। एक तेज झटके के साथ धड़ाम की आवाज हुई। रूही दूसरे स्तंभ, जिससे लाल पत्थरों के पतले कटे टुकड़े टाइल्स रखे हुए, उनसे जा टकराई। वो टक्कर इतनी तेज थी कि कई पत्थर टूट गए और चारों ओर धूल का गुब्बार उड़ गया। एक पल के लिए रूही का सिर घूम गया। उसने पलकें झपकाते हुए खुद को सीधा करने की कोशिश की और माथे को छुआ जहां से खून बह रहा था। बीच में बोलने वाले लोग मुझे पसंद नहीं। फिर वही आवाज गूंजी और वो भयंकर हंसी भी। हा हा। रूही ने पूरी ताकत लगाते हुए खुद को उठाया और उसकी ओर छलांग लगा दी। वो फिर तेजी से हवा में लहराई और इस बार दोगुनी तेजी से दूसरी ओर पत्थरों से जा टकराई। वो आधी बेहोशी की हालत में एक ओर गिर गई। उसकी नाक और दांतों से खून आने लगा। उसने आंखें खोलने और खुद को संभालने की कोशिश की। वो पेट को पकड़ते हुए घुटनों के बल बैठ गई। उसने देखा उसकी टी शर्ट खून में भीग रही थी। वो बुरी तरह से जख्मी हुई थी। जज्बाती लोग। वो फिर विजेताओं वाली हंसी हंसा और रूही के नजदीक आने लगा। रूही ने अपनी पूरी क्षमता के साथ खुद को फिर से खड़ा किया। उसके पैर डगमगा रहे थे और कमर आधी झुकी हुई थी। वो हार मानने के लिए तैयार नहीं थी। रूसी! बाईं ओर से फिर एक चीख गूंजी। विक्रांत, दिव्या और ललित तीनों वहां का नजारा देखते हुए बदहवासी में खड़े थे। दिव्या डर से चिल्लाती हुई जॉन की तरफ भागी, जो बेहोश पड़ा था, जबकि विक्रांत ने रूही की ओर बढ़ना चाहा, लेकिन उसने एकदम से हाथ दिखा दिया, जैसे उसको रुकने का इशारा कर रही हो। विक्रांत एक पल के लिए ठहरा और उसकी आंखों में देखने लगा। रूही ने हाथ इस अंदाज में घुमाया जैसे पूछना चाहती हो कि क्या रहा। विक्रांत भी उस कदम विक्रांत की ओर बढ़ गया। लेकिन यह भी तुम्हारी तरह ही कमजोर है, जैसे तुम हो, जैसे तुम पहले थीं, डरी और कमजोर सुरी रत्ना। रूही के साथ बाकी सभी ने हैरानी से उसकी ओर देखा, जैसे उन्हें सुनने में कुछ गलती हुई हो। दोस्त भले ही कमजोर हों, लेकिन उनकी हिम्मत और उनका प्यार कभी कमजोर नहीं होता। रूही ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, अब तुम दोस्ती की ताकत को महसूस करोगे। उसने गुस्से से कहा और तेजी से चिल्लाई, दोस्त दित। वो एक पल उलझन से रूही को देखता रहा और फिर हंस दिया। रूही ने चारों ओर देखा और फिर चिल्लाई, दोस्त, मदद करो। अब किस दोस्त को बुला रही हो लड़की? उसने रूही की ओर हाथ लहराया और रूही स्तंभ से टिकती हुई फिर से हवा में उठ गई। उसका गला जैसे किसी अनजान हाथ ने कसकर पकड़ लिया था। विक्रांत, दिव्या और ललित ने उसकी ओर दौड़ लगाई तो उनका वही हाल हुआ जो कि जॉन का हुआ था। वो दर्द से कर्राते हुए एक ओर पड़े थे। तुम्हें लगता है ये तुम्हें मुझसे बचा लेंगे? वो दहशतगर्दों की तरह हंसा। दोस्त, वो मुश्किल से बोली। उसका दम घुटने लगा था, हाथ कमजोर पड़ने लगे और आंखें बंद होने लगी। कोई नहीं, कोई दोस्त नहीं आएगा। उसकी भयंकर आवाज पूरे हॉल में गूंज उठी। हा 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 हा। गड़ 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 गड़। एक जानी पहचानी हंसी गूंज चुकी थी। वो काली परछाई दहशत से आवाज की ओर घूमी तो रूही धाड़ से नीचे गिरी। उसने तेजी से सांस ली और उसकी ओर देखने लगी। लो, वो आ गई, मेरी दोस्त, रूही ने कहा और खून में सने दांतों से कुटिलता से मुस्कुराई। गड़ 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 गड़। वो आवाज तेज होती चली गई।
रूही ने उस अधबने कमरे की ओर देखा जहां से आवाज आई थी। वो धीरे धीरे आगे आई। वही काले भीगे बाल जो आगे पड़े थे और उनके पीछे से घूरती सफेद गुस्से भरी आंखें। उसने झकमी रूही को देखा और फिर गुस्से से उस काली परछाई को, ओ तो तुम हो। वो काली परछाई गुस्से से बोली और दोनों हाथ जलपरी की ओर कर दिए। वो खट से गायब हुई और उसकी दाईं ओर आ गई। आसा! जलपरी अजीब तरह से चिल्लाई और दोनों चिपचिपे हाथों को हवा में उठा लिया। एक तेज सफेद रोशनी से उसका जिस्म चमकने लगा और उस परछाई की काली धुंध उसमें समाने लगी। वो छटपटाकर पीछे हटा और अगले ही पल वहां से गायब हो गया। वो डर कर भाग चुका था। खून में भीगी रूही ने स्तंभ से टिकते हुए खुद को सीधा किया और सामने खड़ी जलपरी को देखने लगी। बाकी सभी लोग भी धीरे धीरे उठने लगे और खुद को सीधा करते हुए रूही की ओर बढ़ने लगे। कौन हो तुम? रूही ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा। मुझे सब कुछ जानना है, सब कुछ, उसने आगे कहा और उसके बोलने का इंतजार करने लगी। विक्रांत और बाकी लोग कुछ दूरी पर खड़े होकर उन्हें देखने लगे। जलपरी कुछ देर रूही को देखती रही और फिर उसका रंग जैसे हल्का पड़ने लगा, ठीक वैसे जैसे हवा में घुलने लगी हो, और एक तेज घुप के साथ वो सीधे रूही से टकराई और गायब हो गई, जैसे उसके भीतर समा गई हो। रूही हवा में लहराई और फर्श पर एक ओर लुढ़क गई। उसकी आंखें धीरे धीरे बंद होने लगीं। किसी और दुनिया में खुलने के लिए कहानी जारी रहेगी। दोस्तों, ये है हमारी आज की कहानी। हमारा अगला भाग बहुत जल्द आएगा। इसके लिए कृपया हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक और शेयर कमेंट करें। धन्यवाद।